दीनदयाल स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की ऑनलाइन धनराशि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के किए दर्शन। 2 दिवसीय लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में मंदिर निर्माण की तिथियों पर हुआ विचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 55 घंटे का लॉकडाउन जारी। शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर है प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। अपने सरकारी आवास पर उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को उनके खाते में सीधे धनराशि का ऑनलाइन स्थानांतरण मुख्यमंत्री ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री और अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल से अपेक्षा जताई कि वे इस व्यापक योजना में 1 लाख लोगों को इस वित्तीय वर्ष में जोड़ने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में भी हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक समृद्धि का मार्ग कर प्रशस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास आज पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद थे। न केवल आर्थिक जगत बल्कि सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ा है। उन स्थितियों में हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकें, यह एक प्रयास आज पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का किया जा रहा है। और इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग ने आज ये कार्य यहाँ पर एक साथ लगभग 3500 परिवारों को 17 करोड़ 42 लाख रुपए की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है। लेकिन ये शुरुआत है। हमारे तीनों मंत्रीगण श्री रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर GS धर्मेश जी और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी काफ़ी उत्साही हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करते हैं। ये शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि जो 7.5 लाख परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है 2020-21 में, इसे हम एक समय सीमा के अंदर अचीव कर सकें, क्योंकि इसमें से अब तक मात्र 1,77,491 परिवार ही लाभान्वित हो पाए हैं। एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है, यानी लगभग 6 लाख से ऊपर लोगों को अभी इस योजना के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को 6.25 लाख लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य आपके पास है। और मैं चाहूँगा तीनों लोग मिलकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएं कि हम 6.5 नहीं बल्कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष में हम कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को शासन की योजनाओं के साथ और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक बड़े अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरनाथ गुफा पहुंचे और बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ की गुफा पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ बर्फ की बूंदों से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं।
इस गुफा में पार्वती शक्तिपीठ भी स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। रक्षा मंत्री कल दोपहर लद्दाख से श्रीनगर पहुंचे थे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे भी हैं। पुजारी ने रक्षा मंत्री को बाबा बर्फानी के दर्शन कराए और विशेष पूजा भी कराई। रक्षा मंत्री 2 दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवन्दतो सुप्तसददैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जल छोड़ दे नीचे, फिर गणेश जी का ध्यान फूल लेके हरि ओम गणानंद्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानंद्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनंद्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमया निगर्भदमा त्वमयासि गर्भदम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र। विश्व भर के राम भक्तों की प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने 3 अगस्त श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन या 5 अगस्त भाद्रपद द्वितीय की तिथि तय करके भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। अयोध्या जनपद के मुख्यालय पर स्थित सर्किट हाउस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई औपचारिक बैठक में विशेष रूप से निर्णय लिया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर विश्व में सबसे ऊंचा, आकर्षक और नयनाभिराम बनेगा। बैठक में भूमि पूजन के समय राम भक्तों के समर्पित और दान के रूप में प्राप्त सोने और चांदी के ईंटों की भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यही नहीं, विश्व भर के राम भक्तों से प्राप्त हो रहे दान स्वरूप धनराशि के खर्च की रूपरेखा भी तय की गई। ट्रस्ट की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद रहे और संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल सहित 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा राम जन्मभूमि सुरक्षा सलाहकार के शर्मा भी बैठक में शामिल रहे। ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि मंदिर का किया जा रहा है। पीएमओ देश काल की स्थिति को देखते हुए ट्रस्ट की सुझाई गई तिथि में से एक को निर्धारित करेगा, फिर उसी दिन भूमि पूजन होगा। और शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी को 2 तिथियां भेजी गई है, 3 और 5। उनको जो सुविधा होगी उस तिथि में वो देंगे। हम लोग उसमें तैयार है, कार्य कर लेंगे। मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं, मॉडल पूर्व से है। थोड़ी सी उनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, मोटा मोटी समझिए ना, 148 था वो 161 हो जाएगा। गुम्बद जैसे भैया पहले 3 ही गुम्बद था, अब 2 बढ़ जाएगा, 5 गुम्बद हो जाएगा। 2 साइड में 2 गुम्बद बढ़ा दिया गया है। बताया ना कि 3 और 5 को डेट भेजे हैं, उसी डेट में जो प्रधानमंत्री देंगे वो भी राजी हैं, लेकिन वो अपने सुविधा से जिस डेट को देंगे मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो जाएगा। अभी ये विषय नहीं आया है, इतना विषय जरूर आया है कि पहले से हम लोग कह रहे हैं, जैसे कार सेवक पूरे देश से लिए थे, तो लोगों का श्रद्धा है, समर्पण है, तो हर एक का समर्पण और हर एक का श्रम उसमें लगना चाहिए। तो श्रम, समर्पण और संकल्प तीनों लगाने के पहले से कल्पना थी। संकल्प के आधार पर लोगों ने शिला पूजन करके भेजा था। उस समय कुछ राशियां भी भेजी थी। अब जो घटेगा फिर से हम लोग आह्वान करेंगे कि लोग अपना सहयोग भेजें। जी को निवेदन कर दिया गया है। स्वयं पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है, तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। देश की परिस्थितियां, देश की सीमाओं की परिस्थितियां, कोरोना महामारी में समाज की परिस्थितियां, इसलिए पीएमओ सब प्रकार से और
समूलाग्र चिंतन करेगा, होलिस्टिक चिंतन करेगा। लेकिन हमने उनको तिथियां बताई हैं, उनकी जब सहमति आएगी, आप भी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कम से कम 15 दिन का समय तो प्रशासन को चाहिए, तो इसलिए 8-10 दिन पहले समाचार आ जाएगा, वो तत्काल आप लोगों को जानकारी में दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना वायरस के संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1986 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस मौसम में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क न होने पर अंगोछे और रुमाल का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल 46,769 सैंपल की जांच हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1986 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,264 है। अब तक संक्रमित मरीजों में से 28,664 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमित मरीजों में से 1,108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। आपके पास मास्क अगर नहीं है तो अपने मुंह और नाक को गमछे से ढकिए। गांव देहात के आप रहने वाले हैं, आपके पास गमछा है, गमछे से ढकिए, रुमाल से बंद ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। प्रदेश में शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 55 घंटे के इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। राजधानी लखनऊ के मुख्य बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। पिछले दिनों प्रदेश में बढ़ती हुई कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने एहतियात के रूप में यह कदम उठाया है। ये साप्ताहिक बंदी पूरे माह जारी रहेगी और इसके आगे जारी रखने के लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ में लोग स्वतः संज्ञान लेकर अपने घरों में हैं और सड़कों पर सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं। इस दौरान धार्मिक स्थलों को खोले जाने की इजाजत दी गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज 2 दिवसीय बंदी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो आज और कल जो 2 दिवस का जो एक जो हमारा प्रदेश में मार्केट्स बंद किया जाता है, जो एक जागरूकता फैलाने के लिए जो कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे लोगों के मस्तिष्क में कोविड-19 के प्रति सावधान सतर्क रहने के लिए जागरूकता उत्पन्न हो, और साथ ही साथ जो इस मौसम में संचारी रोग आते हैं, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, और जो है कालाजार है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो विषाणु जनित हैं अथवा जल जनित हैं, जो दूषित जल पीने से भी ये बीमारियां होती हैं, एईएस होता है, तो इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता आए। भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। भारत में इस समय रिकवरी रेट करीब 63% है। सक्रिय संक्रमण के मामलों की बात करें तो 3,58,692 संक्रमण के सक्रिय मामले हैं, जबकि 6,53,750 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से मौत की बात करें तो 26,273 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अमेठी में दबंगों से परेशान महिलाओं द्वारा कल लखनऊ के लोक भवन के सामने आत्मदाह करने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में सरकार को बदनाम करने की साजिश के लिए एक एएमआईएम और कांग्रेस के एक नेता के विरुद्ध आत्मदाह के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया है। एमआईएम के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि महिला के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई। इस मामले में संपूर्ण जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला का आरोप था कि उसको लगातार अमेठी के दबंग परेशान कर रहे थे।
लगातार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उसने आत्मदाह जैसा कदम उठाया। आते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है और इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये एसआई विजय कुमार हैं, हेड कांस्टेबल इंद्रजीत हैं, महिला कांस्टेबल वंदना हैं और महिला कांस्टेबल जशोदा हैं। इन चारों को निलंबित कर दिया गया है डीसीपी सेंट्रल के द्वारा और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी विभागीय, जो नियमानुसार की जाती है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और इस पूरी विवेचना को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग डीसीपी सेंट्रल और ज्वाइंट सीपीएलओ ये दोनों लोग करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि एक एक एविडेंस इसका हम गैदर करें। यह इंश्योर करेंगे कि जितने भी लोग इस तरह के गलत हरकत में, घटिया काम में इनको डिस्क्रेडिट करने के लिए भागीदार हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। लखनऊ विधान भवन के सामने मां और बेटी के आत्मदाह के मामले को लेकर अमेठी प्रशासन आनन फानन में जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने पीड़िता के गांव पहुंचकर मौके का मुआयना किया और तत्काल प्रभाव से जामू थाने के प्रभारी निरीक्षक के साथ विवेचना अधिकारी को निलंबित करते हुए मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंप दी है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के उपरांत बताया कि आज गुड़िया और उनकी मां सोफिया बानो के द्वारा जो आत्मदाह का प्रयास किया गया उसके संबंध में अवगत कराना है कि 9 मई को गुड़िया पक्ष और अर्जुन पक्ष के द्वारा नाली का विवाद हुआ था और 9 मई को दोनों के बीच में मारपीट भी हुई थी, जिसके संबंध में गुड़िया पक्ष की तरफ से एक 323 और 354 की एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 4 लोग नामजद किए गए थे तथा दूसरे पक्ष की तरफ से भी 3 लोग नामजद हुए थे। मेडिकल के आधार पर उनके सर में चोटें पड़ गई थी। उसके बाद जो नाली का विवाद था उसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की गई। जो महिला है उसके आत्मदाह के संबंध में किसी भी प्रकार का ज्ञापन या कोई इनपुट हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था। एलआईयू की तरफ से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज मौके का मुआयना भी किया गया। तत्काल थाना प्रभारी जामू, हल्का प्रभारी तथा बीट आरक्षियों को निलंबित किया जा रहा है तथा इसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज गुड़िया और उनकी माता साफिया बानो द्वारा जो आत्मदाह का अटेम्प्ट किया गया लखनऊ में, उसी संबंध में अवगत कराना है कि 9 मई को गुड़िया पक्ष द्वारा और अर्जुन पक्ष द्वारा दोनों के बीच में एक नाली का विवाद था और 9 मई को दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिस संबंध में गुड़िया पक्ष की तरफ से एक 323, 354 की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 4 लोग नामजद हुए थे और दूसरे पक्ष की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 3 लोग नामजद हुए थे और मेडिकल के आधार पर उनके सर में चोटें पाई गई थी। उसके बाद जो उनकी नाली का विवाद था उस संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की गई थी और उसमें बाउंड डाउन की कार्रवाई भी की गई थी। जो महिला है उसके द्वारा आत्मदाह के अटेम्प्ट के संबंध में कोई ज्ञापन या कोई इस तरह का इनपुट हम लोगों को नहीं रिसीव हुआ था। एलआईयू की तरफ से भी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज मौके का मुआयना भी किया गया है और इंस्पेक्ट करके वहाँ के लोगों से भी जानकारी की गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी जामू और हल्का प्रभारी और वहाँ के 2 बीट आरक्षी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है और इसमें डिटेल इंक्वायरी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है और उनकी जांच आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई। प्रदेश में साप्ताहिक बंदी के दौरान धार्मिक स्थलों को खोले रखने की इजाजत मिली है। इस समय सावन का माह चल रहा है और नागपंचमी भी 25 जुलाई को है। इसको देखते हुए लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल्प सर्पदोष की पूजा नागपंचमी के दिन करवाई जाएगी। इसके लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था करवाई गई है। रुद्राभिषेक के लिए विशेष प्रबंध मंदिर में किए गए हैं। इस बार शनिवार को ही नागपंचमी है और इसका विशेष महत्व भी है। 25 तारीख को पड़ रहा है और ये अनुष्ठान मॉर्निंग में सुबह ही स्टार्ट होगा। चूँकि शनिवार और इतवार दोनों दिन लॉकडाउन है, समय सीमा तय रहेगी, उसके अंदर ही उनको करना होगा। क्योंकि घर वापसी का जो समय है वो आप लोगों को भी देखना होगा। चूँकि पूरे वर्ष में एक ही दिन नागपंचमी आती है, इसलिए इसका महत्व अलग से भी है और
कालसर्प योग के लोगों को पूजन भी इसी दिन कराना होगा। जो लखनऊ वासी हैं, जो कि मनकामेश्वर के लिए जो हम लोग लखनऊ का ज्योतिर्लिंग समझते हैं, तो इसमें कराना उचित रहेगा, क्योंकि वो बाहर भी नहीं जा सकते हैं। इस बार इस कालसर्प योग की पूजा भी वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर की इमेजिनरी लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने कक्ष कीटाणु शोधन प्रणाली शुद्ध यानी स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर नामक एक यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। इमेजिनरी लेबोरेटरी के डॉक्टर अमनदीप के अनुसार विकसित किया गया उत्पाद शुद्ध प्रोडक्ट देश में कोरोना संक्रमण से निपटने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। यूवी सैनिटाइजिंग इस उत्पाद को स्मार्टफोन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर उत्पाद को ऑन ऑफ किए जाने के साथ ही इसकी गति और स्थान को दूरस्थ रूप से नियंत्रित कर सकता है। शुद्ध में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं, जिसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से संचालित किया गया और दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। शुद्ध डिवाइस द्वारा लगभग 15 मिनट में 10 गुणा 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। शुद्ध को विकसित करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर जे रामकुमार के अनुसार शुद्ध अत्यधिक प्रवण स्थलों जैसे कि अस्पताल, होटल, मॉल, कार्यालय, स्कूल आदि जगहों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को मारने में सहायता कर सकता है। कोरोना महामारी के काल में आजकल लोगों को बहुत सोचना पड़ रहा है, किस चीज को हाथ लगाएं, किसको ना लगाएं। हर चीज से कोरोना होने का डर लग रहा है। लिक्विड डिसइंफेक्टेंट हैं जिसके कुछ अपने ही नकारात्मक प्रभाव हैं। आईआईटी कानपुर इमेजिनरिंग लैब लेके आया है एक उपकरण जिसका हमने नाम रखा है शुद्ध स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। शुद्ध एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड उपकरण है जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 लाइट्स लगी हैं, 360 डिग्री इसको रोटेट किया जा सकता है। आप लाइट्स, रूम छोटा हो बड़ा हो, उस हिसाब से आप लाइट्स चूज कर सकते हैं। छोटा रूम फुल ऑपरेशन में 15 मिनट में 10 फीट बाय 10 फीट का रूम डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल उपकरण रहेगा। This time we have come up with a name called Shuddh. Shuddh stands for Smartphone Handy Ultraviolet Disinfection Helper. So we are planning to disinfect a large area. During this pandemic situation, people are skeptical about touching paper, table, chair, etc. in rooms, hotels, halls, hospitals, etc. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम अपने संबोधन लोकल फॉर वोकल का असर मेरठ में दिखने लगा है। इस बार जिले में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों का असर साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के संदेश से प्रभावित होकर मेरठ की ममता गर्ग ने इस बार रक्षाबंधन पर राखियों और जन्माष्टमी के त्योहार के लिए भगवान के झूले, सिंहासन और वस्त्रों को अपने हाथों से बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस कार्य में अपने आसपास की महिलाओं को रोजगार भी दिया है। ममता गर्ग ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के संदेश स्वदेशी अपनाओ और स्थानीय वस्तुओं को प्रमोट करके रोजगार देकर देश को आत्मनिर्भर बनाओ से प्रभावित हुई और उन्होंने राखियां बनाने का काम शुरू किया। इस बार लोग भी प्रधानमंत्री के संदेश से प्रभावित होकर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए राखी और भगवान की पोशाक हस्तनिर्मित खरीद रहे हैं। उनका मानना है कि वो भी अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देसी चीजें अपना रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी का जब मन की बात कार्यक्रम सुना और देश के नाम संदेश सुना, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए हमें और लोकल फॉर वोकल, ये संदेश सुना। उसके बाद मैं काफ़ी समय से अपना काम कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ, पर इस बार जब उनकी बात सुनकर मैंने ठान लिया कि अब हमें देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। तो अभी राखी का त्यौहार और जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान ही मैंने काफ़ी तैयारी इसकी करवाई। कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को तो मैंने अपने घर पर और शॉप पर बुलाकर काम करवाया, बाकियों को मैंने घर पर ही उनके रोज़गार दिया।
घर पर बनाने का सामान दिया, जिससे कि वो घर से तैयार कर कर के सामान यहाँ पर लेकर आते थे। मतलब अब हमने खुद हैंडमेड करी हुई चीज़ें, जो इंडिया में ही बनी चीज़ें, ताकि हमारे जो बहन भाई हैं जो बेरोज़गार हो गए इस टाइम, उनको रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनकी बनी हुई चीज़ें खरीदें और दूसरे देशों पे जो हम निर्भर हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो। तो हमारी ऐसे एरिया में ममता भाभी हैं, इन्होंने जो इनका ज़्यादा इन्होंने भी जोर दिया है, जो हैंडमेड आइटम्स पे दिया है। तो हमारी जन्माष्टमी आ रही है और रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस पे अब मुझे भी पता चला कहीं से, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और इन्होंने काफ़ी अपना भी यूट्यूब पे डाला हुआ है कि यहाँ पे हैंडमेड सारा आइटम मिल रहा है। तो जितने भी यहाँ पर अब राखी देख लो और आपके सामने भगवान के जितने भी स्टैचू बने हुए हैं सब हैंडमेड बने हुए हैं। तो हमने अब कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम हैंडमेड बनी, अपनी भारत की बनी हुई चीज़ें खरीदें। गोंडा के कर्नलगंज के बालपुर इलाके में कई फुट तक पानी भर जाने से फसल बर्बाद हो गई है। जनपद में घाघरा सरयू की बाढ़ का सैलाब आया हुआ है, जिसमें इन दोनों नदियों से जुड़े छोटे बड़े नाले और नदियों का पानी 20 किलोमीटर तक पूरे इलाके को डुबो चुका है, जहां अब सड़कों पर नाव चलने लगी है। आधा दर्जन गांव को जाने वाले रास्ते पूरी तरह से पानी भर जाने से बंद चल रहे हैं और गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अब बाढ़ का पानी शहर को छूने को बेताब मालूम पड़ रहा है, क्योंकि बारिश और बाढ़ का पानी शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पानी के सैलाब में स्कूल, कॉलेज, गांव, खेत, सड़क, पुलिया सब पानी पानी हो गए हैं। हालांकि परगना अधिकारी ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि एक सकरे पुल में जलकुंभी भर जाने से पानी का फैलाव हुआ है। जहां ज्यादा दिक्कत थी वहां नाव की व्यवस्था कर दी गई है और आवश्यकता होने पर और भी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये चंद्रभागा नदी है और नहर का पानी यहाँ पे आके 4-5 गांव ऐसे फंसे हुए हैं पानी की वजह से कि ये पानी का निकासी है नहीं, और कई लाख बीघा जमीन यहाँ पे फसल नष्ट हो चुकी है। कम से कम नूरपुर, बांसगांव, बटोरा, लोहांगी, बिरतेनपुरवा, मिसिरपुरवा, कठेला, बोटनपुरवा सारा जलमग्न हो चुका है। सब झंझर है, कोई सड़कें नहीं चालू हैं, बिल्कुल पानी भरा हुआ सड़कें पे। बारिश का पानी है और एक सप्ताह पूर्व काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण से आपका कपूरपुर, आपका परसा गोल्डी, कठेला तालाब में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। ये पानी चंदहा नाले से आगे जाता था। चंदहा नाले पर जो पीपे का पुल बना था उसमें जलकुंभी फंसने के कारण पानी की निकास नहीं हो पाया। वो जलकुंभी निकासी कराई गई, लेकिन अभी भी पानी काफ़ी मात्रा में है, जिसके कारण से वो पुल जो है अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण उसकी निकासी नहीं हो पा रही है। नहीं, प्रशासन की ओर से जो भी ग्रामीणों की मांग है उसे पूरा किया जा रहा है। अभी तक 2 नावों की मांग थी, हमारे पास आई थी, वो हमने नाव लगवा करके जो लोगों का एकदम रास्ता बंद हो गया था उनको मुख्य मार्ग पे आने के लिए व्यवस्था की गई है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज नवीन रोजगार छतरी योजना की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार और पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की ऑनलाइन धनराशि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के किए दर्शन। 2 दिवसीय लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1986 मामले आए सामने। कल 46,169 लोगों के सैंपल की गई थी जांच। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 55 घंटे का लॉकडाउन जारी। शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर है प्रतिबंध। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
उन्नी